दोस्तों, भारतीय विचारकों में आपने हिंदुत्व जो शब्द है उसको बहुत अच्छे से समझा होगा, सुना होगा, और भारत में इसका जन्म शुरू से लेकर अभी तक, अभी एक के बाद एक उसकी प्रकृति बदलती रही है। कभी ये प्रभावी रहा है, कभी उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा, लेकिन लगातार ये बना रहा है। ये निरंतर चलने वाला एक शब्द था जो हमारे भारत के इतिहास से लेकर के अभी तक वर्तमान तक वो देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं तो ये शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग शब्द होता है, आधुनिक भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ये माना जाता है। इसके अलावा इसको अगर हम लोग देखें, ये विचारधारा जो एक डेवलप होती है हिंदुत्व वाली विचारधारा, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है आज के हमारे जो बूस्टर डोज के टॉपिक हैं वीडी सावरकर को। ठीक है, वीडी सावरकर के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदुत्व की विचारधारा किस तरीके से उन्होंने उसको प्रभावी बनाया, आधुनिक भारत के समय पर इन्होंने क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन करके चीजों को स्थापित करने और उनके आधार पर किस तरीके से लोगों की विचारधारा को बदलने का काम किया था, वो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। बूस्टर डोज हमारा ये रहने वाला है, बहुत बेहतरीन ये टॉपिक है, शुरू से लेकर आखिरी तक देखते जाइए। आज आपको 3 से 4 बूस्टर डोज मिलने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। सबसे पहले वीडी सावरकर, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर दास सावरकर। बेसिकली इनको जो हम लोग देखते हैं वो यहां पर एक बहुत ज्यादा कठोर आप कह लें, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, और इसके अलावा हिंदुत्व के प्रणेता के रूप में अगर जन्म स्थान की बात करेंगे तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर, इनका जो जन्म है वो 1883 में होता है और 1966 तक इनका जो लाइफ है वो चलती है। ठीक है, नासिक जिले महाराष्ट्र से संबंधित होते हैं। भारत में इनका जन्म हुआ था, भारत के संबंधित, और नासिक जिले में, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में इनका जन्म हुआ था। अगर पीरियड देखेंगे तो हम लोग इसको आधुनिक भारत काल, आधुनिक भारत का इतिहास लगभग कांग्रेस के समय, कांग्रेस 1885 में बनती है, ये 1883 के, तो लगभग जो भारत का आधुनिक भारत वाला जो संगठन, जो आंदोलन रहा, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, उस समय इनका अच्छा खासा रोल रहा था। ठीक है, आजादी के बाद तक ये इनका जीवन रहा था। उसके आधार पर हम लोग देखें तो भारत में जितना भी ये क्रांतिकारी युग हुआ है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा था। ठीक है, क्रांतिकारी किस तरीके से बने, किस तरीके से क्या क्या विचारधारा थी, सब कुछ अभी समझ में आएगा, और अभी अभी वर्तमान में इनके क्या प्रकोप है, क्या अभी क्या प्रभाव है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने देखा है बहुत बार इनको जेल में बंद कर दिया जाता है, इन्हें अंडमान की जेल में भेज दिया जाता है। सारी चीजों पर चर्चा करते हैं बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले अगर सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो औपनिवेशिक जो दमन था ना, उसके खिलाफ थे ये। ठीक है, पहली चीज क्या, औपनिवेशिक दमन के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाने का काम किया। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात की इन्होंने, है ना, यहां पर इन्होंने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात की। इसके अलावा सांस्कृतिक पुनरुत्थान, इस तरह से संस्कृति के आधार पर हमें पुनरुत्थान करना है, हमें किसी और की संस्कृति को नहीं अपनाना है, हमें अपनी संस्कृति को पुनरुत्थान, जो कहीं ना कहीं हम लोग उससे दूर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हम लोग पश्चिमी महत्व में कहीं ना कहीं घुलते मिलते चले जा रहे हैं, उनसे हटना है और अपनी चीजों पर हमें इंपॉर्टेंस देनी है। भारतीय जो हिंदू सभ्यता है ना, वो सभ्यतागत संदर्भ इनका था कि भारतीय जो हिंदू सभ्यता है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए वैचारिक अगर वर्गीकरण देखेंगे तो यहां पर राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक और राजनीतिक, है ना, राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक, राजनीतिक विचारधारा के ये व्यक्ति थे। ठीक है, अगर वैचारिक इनका वर्गीकरण किया जाएगा तो ये राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित भी थे, और सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद को संस्कृति से जोड़ करके राजनीतिक विचारधारा को पैदा करने के लिए इन्हें जाना जाता है। तो एक यहां पर एक मिक्सर इन्होंने बनाया था, जो इनकी विचारधारा थी उसमें राष्ट्रवाद भी देखने को मिलेगा, राजनीतिक भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक विचारधारा है, और संस्कृति को भी ये जोड़ते हुए चलेंगे, लेकर के चलेंगे। ठीक है, बेसिकली अपनी संस्कृति के आधार पर हम लोगों को राजनीतिक परिवर्तन करना है, उसमें राष्ट्रवादी विचारधारा को शामिल करते हुए करना है। ठीक है, अब इसके बाद वन लाइन अगर एक कुल मिलाकर के देखें तो जो ये सावरकर थे, आधुनिक भारत में हिंदुत्व आधारित, है ना, आधुनिक भारत में जो हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद के प्रमुख सिद्धांतकार ये माने जाएंगे, है ना। कीवर्ड्स अगर देखें बहुत बार पूछा जाता है, कई बार इसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, यार सावरकर होंगे या फिर कौन होगा, ये कैसे, है ना। तो यहां पर देखिए सावरकर के जो कुछ प्रमुख जो कीवर्ड्स हैं उसमें हिंदुत्व का नाम आ जाता है। हिंदुत्व अगर देखने को मिला तो आप सावरकर आंसर मार सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो नेशन है ना, राष्ट्र है, राष्ट्रवाद है, अगर इस तरह की विचारधारा आती है तो यहाँ पर इनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कल्चरल जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अगर बात आएगी तो वहां पर भी आप इन्हें ही प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्र शब्द आएगा, राष्ट्र हिंदू है ना, उसी का हिंदी है। इसके बाद में इसके अलावा मिलिट्री है ना, मिलिटराइजेशन जो हो गया, या सेकुलरिज्म हो गया, धर्म निरपेक्षता हो गया, ये सारी जो विचारधाराएं हैं वो सावरकर के आधार पर काम करेंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बेसिकली यहां पर सोर्सेज एंड टेक्स्ट ट्रेडिशंस के आधार पर अगर हम लोग देखें तो उसमें जो प्राइमरी इनका टेक्स्ट है हु इज अ हिंदू, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। इनका जो प्राइमरी टेक्स्ट है हिंदुत्व है ना, इसमें इन्होंने पूछा था हु इज अ हिंदू, डिफाइन किया था बेसिकली कि हिंदुत्व आखिर हिंदुत्व में हिंदू आखिर है कौन, है ना, उस चीज को डिफाइन इन्होंने किया। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार 1857 की क्रांति को पहली आजादी की लड़ाई बताया था। बाकी सारे लोगों ने तो माना ही नहीं था कि आजादी की लड़ाई है, इन्होंने इसी को पहली आजादी की लड़ाई बताया था। सावरकर का नाम इसलिए भी जाना जाता है, ठीक है। 1857 की क्रांति को द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में इन्होंने एक तरह से प्रमाणित किया था। उसके बाद में 6 ग्लोरीज एपॉक्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, यहां पर कोर सावरकर टेक्स्ट इन्होंने दिए। कुछ और भी सेकेंडरी चीजें जैसे कि हिंदू राष्ट्रवादी चिंतन, क्रांतिकारी साहित्य, ये सारी चीजें भी इनके द्वारा ही वर्णित होती हैं। भाषाएं इन्होंने जो यूज की थी वो मराठा भाषा थी, अंग्रेजी भाषा के भी ये जानकार थे, है ना। आधुनिक जो व्याख्या है ना, ये सारी चीजें आधुनिक जो व्याख्याएं होती उसमें यहाँ पर बेसिकली अगर सिलेबस महत्व देखेंगे तो राष्ट्रवाद इनका एक तरह से स्कोप रहता है, धर्म और राज्य रहता है स्कोप, पहचान और राजनीति। पहचान की बात करते हैं, अपनी पहचान, अपने यहाँ पर जो एसेंस है उसको आप मेंटेन करके चलो, इस चीज की, इस तरह की विचारधारा इनकी रहती है, ठीक है। ओवरऑल हिंदूवादी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता भी यहां पर देखने को मिलती है। अगर होलसम रूप में देखेंगे तो वहां पर ये धर्मनिरपेक्ष भी हो जाते हैं। राष्ट्र की सांस्कृतिक परिभाषा जो है वो हिंदुत्व नाम की किताब में इन्होंने दिया था। राष्ट्र की जो सांस्कृतिक परिभाषा है, कल्चरल डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, कहां पर दिया था इन्होंने, हिंदुत्व में दिया था। कॉन्सेप्ट्स जो थे इनके वो राष्ट्र, जाति, संस्कृति, नेशन, पीपल, कल्चर, है ना, इसमें इनके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बेस्ड थे। एग्जाम के हिसाब से आप इसको देखें तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये मतलब हिंदुत्व इक्वल्स टू द कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है। हिंदुत्व क्या है, ये हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये इन्होंने अवधारणा पेश की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदुत्व को डायरेक्टली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से किसने जोड़ा, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया, तो ये हमेशा आपको याद रखना है वी.डी. सावरकर के द्वारा आया था। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में राष्ट्रीय संघर्ष को एज अ नेशनल स्ट्रगल इन्होंने दिखाया था। 6 ग्लोरीज में इन्होंने इतिहास की सैन्य व्याख्या एक तरह से करी थी, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि इस टेक्स्ट में इन्होंने किया क्या था, लिखा क्या था, ठीक है, तो वो आपको हम बता रहे हैं। फिलोसफिकल अगर फाउंडेशंस की बात करेंगे, दार्शनिक आधार की बात करेंगे, तो यहां पर मानव स्वभाव, ठीक है, सामूहिक पहचान से प्रेरित, ठीक है। मानव स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक सामूहिक पहचान से, कलेक्टिव आइडेंटिटी यहां पर मानव की होनी चाहिए। आधार जो है वो संस्कृति होगा, वही हिंदू है तो हिंदू से ही हिंदू को जोड़ते हुए उसकी पहचान बने, ऐसा इनका विचार था। तो सांस्कृतिक ऐतिहासिक चीज यहां पर आधार होना चाहिए, ना कि धर्म होना चाहिए, है ना। इन्होंने संस्कृति को वहां पर एक तरह से प्रायोरिटी दी, ना कि धर्म को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ज्ञान मीमांसा, मतलब अनुभव प्लस इतिहास, इनका जो है वो ज्ञान मीमांसा रहा। और वर्गीकरण अगर देखेंगे तो ये रियलिटी पर आधारित राष्ट्रवाद की बात भी करते थे, ठीक है, रियलिटी पर आधारित भी राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। तुलना की बात करेंगे तो पश्चिम नागरिक जो राष्ट्रवाद से इनका एक तरह से जो मतलब उससे थोड़ा सा ये भिन्न है, ये राष्ट्रवादी विचारधारा, वहां पर ऐसी विचारधारा देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। उसके बाद देखिए थ्योरी ऑफ द स्टेट में इन्होंने राज्य की क्या सिद्धांत दिए थे, तो इन्होंने राज्य राष्ट्र का राजनीतिक उपकरण है। राज्य क्या है, राष्ट्र का एक राजनीतिक उपकरण है। इन्होंने कहा स्टेट एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है। राष्ट्र का क्या है, राज्य एक राजनीतिक उपकरण के रूप में है। अब आप राष्ट्र और राज्य को रिलेट कर पाएंगे, बिल्कुल क्लियर होगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्पत्ति अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास, यहाँ पर उसी से क्या बना है, हमारा राज्य बना है। कैसे, इतिहास से, संस्कृति के आधार पर जो विकास का क्रम रहा है उसी पर बेस्ड रहा है। ज्यादातर जो आधुनिक राजनीतिक विचारधारा है वो विकासवादी सिद्धांत को ही मानती है। और इन्होंने कहा इतिहास और संस्कृति के आधार पर विकास तो हुआ है,
किस चीज का विकास? ये इतिहास और संस्कृति का विकास के आधार पर इन्होंने राज्य के अवधारणा को रखा था। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकृति जो है वो सशक्त सुरक्षा केंद्रित है। कैसी होनी चाहिए? सशक्त और सुरक्षा केंद्रित राज्य की प्रकृति होनी चाहिए। उद्देश्य होगा राष्ट्र की एकता और सुरक्षा, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, स्टेट वर्सेस सोसाइटी की अगर बात करें तो राज्य जो है वो समाज की रक्षा करने का काम करेगा। ये कहीं ना कहीं विचारधारा पहले भी देखने को मिल रही थी ना, तो राज्य जो है वो समाज की रक्षा करेगा, ऐसा वीडी सावरकर कहेंगे। स्टेट वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, राष्ट्र हित यहां पर प्रधान है, नेशनल इंटरेस्ट प्रिवेल करता है, तो राष्ट्र हित की विचारधारा वीडी सावरकर भी के द्वारा भी दी जाती है। ठीक है, सोवरेनिटी अगर संप्रभुता, मतलब संप्रभुता राष्ट्र में निहित होती है। सत्ता का स्थान मजबूत केंद्रीय राज्य, है ना, सत्ता का स्थान क्या है? मजबूत केंद्रित राज्य रहेगा तो वो सत्ता एक तरह से कंट्रोल करेगा, वहीं पर सत्ता विराजमान रहेगी। सीमाएं अगर देखेंगे तो राष्ट्रहित यहां पर सीमाओं में आएगा और नैतिक बनाम कानूनी व्यवहारिक प्राथमिकता देखने को मिलेगी। ठीक है, आधुनिक अगर तुलना देखेंगे तो हॉब्स के हिसाब से शक्ति दृष्टि से साम्य एक तरह से ये माना जाएगा। कहीं ना कहीं ये विचारधारा जहां पर राष्ट्र के पास में सारे अधिकार है, राष्ट्र के प्रति आपको वफादार रहना है, राष्ट्र ही सब कुछ है, तो ये कहीं ना कहीं हॉब्स की विचारधारा से मिलती हुई विचारधारा सावरकर की देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद थ्योरी ऑफ द गवर्नमेंट अगर शासन के बारे में इनके विचार देखें तो इन्होंने पसंदीदा रूप जो है वो शक्तिशाली लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य, ठीक है, शक्तिशाली भी होना चाहिए और लोकतांत्रिक भी होना चाहिए, राष्ट्र राज होना चाहिए, नेशन स्टेट होना चाहिए, इस तरह की विचारधारा इन्होंने दी थी। लोकतंत्र को स्वीकार किया था यदि राष्ट्र एकता सुरक्षित, मतलब यहां पर एक्सेप्टेड, अगर यूनिटी है, अगर यूनिटी हमारे यहाँ बनी है तो हमारे पास में लोकतंत्र होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्र एकता अनिवार्य है वहां पर। अगर राष्ट्र एकता नहीं है तो लोकतंत्र की अवधारणा व्यर्थ है। शासक के क्या गुण है? राष्ट्रभक्त होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है, और दृढ़ता होनी चाहिए इसके विचारों में। ठीक है, राष्ट्रभक्त और दृढ़ता होना चाहिए। स्थिरता बनाम स्वतंत्रता में स्थिरता प्राथमिक है और स्थिरता के आधार पर फिर स्थिरता जब मेंटेन हो जाएगी तब थोड़ी बहुत स्वतंत्रता आप देंगे। पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? आप स्टेबिलिटी को पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे किस पर? स्वतंत्रता पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो विचार आते हैं न्याय के, है ना, न्याय के बाद में जस्टिस पनिशमेंट, मतलब न्याय और कानून के जो भी इनके विचार हैं उन पर भी बात करेंगे। तो कानून इन्होंने राष्ट्रहित का साधन माना था। कानून को क्या माना? कानून को राष्ट्रहित, कानून वैसा ही होगा जो कि राष्ट्र का हित करने वाला हो, व्यक्ति का हित नहीं है, याद रखेंगे, व्यक्ति केंद्रित नहीं है, व्यक्तिवादी विचारधारा नहीं है। हाँ, ये यथार्थवादी जरूर है लेकिन व्यक्तिवादी नहीं है। रियलिटी पर बात कर रहे हैं लेकिन ये व्यक्ति पर बात नहीं कर रहे, ये पूरे राष्ट्र पर बात कर रहे हैं। राष्ट्र का हित यहां पर इन्होंने सर्वोपरि माना है। स्रोत इन्होंने जो कानून और शासन का माना है वो भी राज्य व संविधान को ही माना है, जो कि एक प्रारंभिक चीज में होता ही है ना, लोकतांत्रिक समाज में होता ही है। न्याय की अगर बात करें तो न्याय समान नागरिकता प्रदान करने का काम करेगी। समानता जो है वो विधि समानता समर्थित करने का काम करेगी। दंड जो है वो सुरक्षा आधारित होगा और साथ साथ में उसके बाद अगर हम लोग अधिकारों पर आए तो अधिकारों के बारे में कह रहे थे कि राष्ट्र हित के अधीन स्वतंत्रता होगी। ठीक है, वही चीज है, राष्ट्रहित फिर से सर्वोपरि आ गया, राष्ट्रहित के अधीन स्वतंत्रता होगी, पहली चीज। अधिकार कैसे? कानूनी अधिकार हैं हमारे पास में जो हमें कानून के द्वारा मिले हुए हैं, ऐसे ही अधिकार वो भी राष्ट्रहित कहीं ना कहीं वहां पर भी सर्वोपरि होगा। ठीक है, तो जो चीजें भी आपको मिल भी रही हैं अधिकार के रूप में वो भी राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए ही दी जा रही हैं। ऐसे ही मतलब बिना किसी सिर पैर के कोई भी चीज, कोई भी अधिकार आपको नहीं मिलेगा, ये वीडी सावरकर की विचारधारा थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राज्य को प्रायोरिटी दी गई। राज्य प्रायोरिटी पाने के बाद में फिर लोगों को अधिकार दिया जाएगा। पहले राष्ट्र रहेगा, उसके बाद में फिर अधिकार या व्यक्ति आएगा। ठीक है, कानूनी अधिकार होंगे सारे के सारे। नागरिक समानता की यहां पर सिविक इक्वालिटी की बात भी इन्होंने की। कर्तव्य की अगर बात करें तो राष्ट्र का जो कर्तव्य है वो प्रधान है। मानवाधिकार की बात करें तो सशर्त समर्थन है, मतलब ऐसे मानवाधिकार दिए जाएंगे जो कि वही राष्ट्रहित के पर्यायन, मतलब राष्ट्रहित को वो कभी भी अफेक्ट करने वाले ना हो, इस चीज की वकालत यहां पर वीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, अगर इंडिविजुअल स्टेट रिलेशनशिप की बात करें, व्यक्ति राज्य संबंध की बात करें तो
प्राथमिकता किसको मिलेगी, आपको पता ही है, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, राष्ट्र को प्रायोरिटी मिल गई, ठीक है। उसके बाद सीमाएं क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा अगर होगी, है ना, उसमें ये सीमाओं का इसी वजह से सीमाएं बनेगी। नागरिकता अगर देखें तो सांस्कृतिक निष्ठा आधारित, जिस पर आपकी निष्ठा है उसको नागरिकता दी जाए, और संस्कृति में अगर निष्ठा है तभी नागरिकता दी जाए। अब इसके आधार पर अगर हम लोग देखें एक विचारधारा, अगर हिंदुत्व की बात करें तो इसके आधार पर तो यार मुस्लिम जो है या अन्य जो धर्म है उनको तो नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, है ना। तो अगर आप सांस्कृतिक दृष्टि से उस देश की संस्कृति, उस देश की संस्कृति में केवल एक धर्म नहीं है, ये चीज बिल्कुल मत यहां पर कंफ्यूज होइएगा। उस देश की दृष्टि में जो वीडी सावरकर ने देश का निर्माण, राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, वहां पर केवल एक धर्म नहीं है, वहां पर बहुत सारे धर्म है, लेकिन आस्था उस पूरी संस्कृति, जो पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया है उस राष्ट्र में, उस राष्ट्र की आस्था, उस राष्ट्र की संस्कृति पर आपको विश्वास होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहां पर ध्यान रखनी है ना। तो कंफ्यूजन यहां पर ये क्रिएट होता है, यार ये तो हिंदूवादी, हिंदू राज्य की बात है ना, तो संस्कृति की बात है। आपके देश में जो भी संस्कृति फॉलो हो रही है, चाहे उसमें बहुधर्म भी हो, उस संस्कृति को, उस राष्ट्र की मान्यता को आपको मानना है, ये यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज की अगर बात करेंगे तो यहां पर संपत्ति, निजी संपत्ति समर्थित यहां पर चीजें होंगी। वर्ण, वर्ग और वर्ण की बात करें तो सामाजिक सुधार के ये पक्षधर हमेशा से रहे थे, ठीक है। आर्थिक भूमिका, राष्ट्र शक्ति निर्माण की बात होगी। कल्याण, सुरक्षा केंद्रित होंगे, कैसे होंगे, सुरक्षा केंद्रित कल्याण भी होंगे, है ना। शिक्षा, यहां पर राष्ट्रवादी निर्माण, नागरिक निर्माण के लिए शिक्षा बहुत ज्यादा आवश्यक है, उसको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। राजनीति से पृथक करके धर्म को रखने की बात इन्होंने करी थी। राष्ट्र नैतिकता पर की ये बात करते थे, नैतिकता इन्होंने, राष्ट्र नैतिकता, राष्ट्र के प्रति आपको नैतिक होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आलोचना क्यों होती है, तो लोकतांत्रिक आलोचना मतलब बहुलता पर खतरा, ट्रिट टू द प्लूरलिज्म, बहुलता पर खतरा, पहला एक इनकी लोकतांत्रिक आलोचना इनके विचारों में देखने को मिली, ठीक है। अल्पसंख्यक अधिकार की चिंता देखने को मिलेगी। आप अगर संस्कृति की बात कर रहे हैं, आप एक ही संस्कृति की बात कर रहे हैं, या फिर आप कुछ निम्न संस्कृति की बात कर रहे हैं जो कि राष्ट्र के लेवल पर एक्सेप्ट हो रही हैं, तो माइनॉरिटीज जो है उनके तो अधिकार की कहीं ना कहीं हनन हो जाएगा, ठीक है। मानवाधिकार, सुरक्षा, अभिमान, ये थोड़ा सा अधिमान जो है वो सिक्योरिटी ओवर राइट्स जो यहाँ पर रखा गया है, ये भी थोड़ा सा गलत है। मानवाधिकार की दृष्टि से भी इनके विचार कोई आलोचना होती है। नारीवादी मतलब सैन्यवादी झुकाव, मिलिट्री बेस्ड जो है ना, ये एक तरह से नाजीवादी विचारधारा कहीं ना कहीं आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आता है आंतरिक विरोधाभास, धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदुत्व यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। यह भी विचारधारा इनकी आलोचना का कारण बनता है, ठीक है। योगदान अगर देखेंगे तो अद्वितीय योगदान इन्होंने दिया हिंदुत्व को राजनीतिक परिभाषा देने में, जो आज भी वर्तमान में हमारे यहाँ प्रासंगिक है। नवीन अवधारणा देखेंगे तो सांस्कृतिक राष्ट्र यहाँ पर, कल्चरल नेशन यहाँ पर एक तरह से एम्बॉडीड किया गया, है ना। एक सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा को यहाँ पर पेश किया गया, जो कि इनके योगदान के रूप में। प्रभाव अगर देखें तो हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति देखने को मिलेगी। भारत में बहुत बार ये हंगामे उठते हैं, आज भी होते हैं, पहले भी उठे हैं, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी का समय हो या फिर वो शुरुआत से ही हम लोग देखेंगे तो हिंदू जो शब्द है या हिंदू राष्ट्रवाद जो है, ये लगातार हमारे राजनीति का बहुत अभिन्न हिस्सा बना रहता है। वर्तमान जो पार्टी है वो भी इसी पर वोटिंग वगैरह ये सारी चीजें करती है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो ये अगर इसकी शुरुआत माना जाए, इसका प्रारंभ माना जाए, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें सावरकर को आगे रख सकते हैं, ठीक है। आधुनिक भारतीय चिंतन में थोड़ा सा ये विवादास्पद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी एक धर्म को लेकर के अभी वर्तमान में नहीं चल सकते। पहले इस वजह से चल सकते थे क्योंकि हमारे पास में वो जो जनसंख्या का जो गैप था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। अभी क्या है, अभी लगभग जो चीजें हैं वो बैलेंस्ड तरीके से चलती हैं। अगर आप एक तरफ झुकते हैं, एक धर्म की तरफ झुकते हैं, तो दूसरे धर्म को बुरा लग जाता है ना। सीए एनआरसी में हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि धार्मिक आधार पर अगर हम लोग कुछ करने चले गए, है ना, तो या हिंदूवादी या इस तरह की विचारधारा अगर हम लोग आगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें फिर चीजें थोड़ा सा हार्ड हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर समकालीनता में देखें तो भारतीय राजनीति में पहचान आधारित विमर्श अभी भी चलता है,
ठीक है। सशर्त संगति यहाँ पर लोकतंत्र में इस चीज को मिली है। धर्मनिरपेक्षता पर आज भी बहस चला करती है। सुरक्षा राष्ट्रवाद आज भी देखने को मिलता है ना। और अगर इनको हम लोग गांधी से कंपेयर करें सावरकर को, तो सावरकर सांस्कृतिक रहे थे, गांधी नैतिक रहे थे। शक्ति और सैन्य के आधार पर सावरकर काम करते थे, गांधी अहिंसा पर काम करते थे। राजनीति से ये अलग विचारधारा धर्म की रखते थे, गांधी जो है वो नैतिक आधार धर्म को मानते थे राजनीति का, ठीक है। राजनीति का नैतिक आधार गांधी धर्म को मानते थे, लेकिन सावरकर ने धर्म को राजनीति से पूरी तरह से अलग रखा था। अगर अंबेडकर और मैजिनी की बात करें तो वहां पर राष्ट्र जो है, सावरकर ने सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा पेश की थी, लेकिन मैजिनी ने यहां पर आध्यात्मिक और नैतिक राष्ट्र की अवधारणा को पेश किया था। यथार्थवादी थे सावरकर, रियलिटी पर काम करते थे, लेकिन मैजिनी जो है वो आदर्शवादी विचारक थे, आइडियलिज्म पर वो काम करते थे। ये सावरकर और मैजिनी का एक कंपैरिजन भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सावरकर के विचार देखे। सावरकर कहीं ना कहीं हिंदुत्व के जनक के रूप में जाने गए। हिंदूवादी जो विचारधारा भारत में देखने को आज भी मिलती है, उसके जनक के रूप में ये माने गए, है ना। सावरकर ने बहुत सारे ऐसे भी विचार दिए जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। कुछ अगर रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और अगला कौन सा विचारक चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।